जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर भारत सेतु न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देश के लाखों कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े परिवार इन दिनों पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे समय में सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों पर कई तरह की खबरें, दावे और संदेश तेजी से सामने आते हैं। किसी खबर में पेंशन बढ़ने की बात कही जाती है, किसी में बकाया राशि मिलने का दावा किया जाता है, तो कहीं ईपीएफओ की तकनीकी व्यवस्था, लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन भुगतान को लेकर गंभीर बातें कही जाती हैं। इसलिए आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इन तमाम मुद्दों को एक साथ समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भावनाओं के साथ साथ वास्तविक प्रक्रिया और आधिकारिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सरकारी फैसला मानने से पहले आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या संसद में दिए गए प्रमाणित जवाब को देखना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा लंबे समय से देश के लाखों पेंशनरों की प्रमुख चिंता बना हुआ है। अनेक पेंशनर संगठनों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत जोड़ने, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और पेंशन व्यवस्था को अधिक सामाजिक सुरक्षा आधारित बनाने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। इन मांगों का आधार यह है कि वर्तमान महंगाई में कम मासिक पेंशन पर बुजुर्गों के लिए दवाइयां, राशन, बिजली, आवास और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना कठिन हो सकता है। खासतौर पर ऐसे पेंशनर जिनके पास पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा नियमित स्रोत नहीं है, उनके लिए पेंशन की राशि केवल एक भुगतान नहीं बल्कि उनके दैनिक जीवन की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती है। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और महंगाई के अनुरूप राहत की मांग बार बार चर्चा में आती है। ईपीएस 95 से जुड़ी सबसे प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाने की मांग शामिल रही है। अलग अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठन अलग अलग आंकड़ों और फॉर्मूलों के आधार पर अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहे हैं। कई संगठनों ने 7,500 रुपये तथा उसके साथ महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था की मांग भी उठाई है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि किसी संगठन की मांग और सरकार द्वारा स्वीकृत नीति दो अलग अलग बातें हैं। जब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो, तब तक किसी प्रस्तावित राशि को लागू पेंशन मानना सही नहीं होगा। इसलिए पेंशनरों को सोशल मीडिया पर चल रहे उन संदेशों से सावधान रहना चाहिए जिनमें बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के नई पेंशन राशि लागू होने का दावा किया जाता है। इसी के साथ पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतें भी कई बार सामने आती हैं। किसी व्यक्ति की पेंशन देर से आने के पीछे बैंक स्तर की प्रक्रिया, रिकॉर्ड संबंधी समस्या, जीवन प्रमाण की स्थिति, खाता विवरण, तकनीकी सत्यापन या क्षेत्रीय कार्यालय की प्रक्रिया जैसी अलग अलग वजह हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी पेंशनर के खाते में निर्धारित समय पर राशि दिखाई नहीं देती है, तो सीधे ये निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि पूरे देश की पेंशन रोक दी गई है। व्यक्तिगत मामले और राष्ट्रीय स्तर की नीति अलग अलग विषय हैं। पेंशनर को अपने बैंक खाते की स्थिति, पेंशन भुगतान आदेश, संबंधित ईपीएफओ रिकॉर्ड और उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण भी इस पूरी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्रदराज पेंशनरों के लिए हर वर्ष जीवन प्रमाण से जुड़ी प्रक्रिया कई बार परेशानी का कारण बन सकती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या, फिंगरप्रिंट का सही तरीके से स्कैन न होना, नेटवर्क की समस्या, डिवाइस की दिक्कत या रिकॉर्ड में अंतर जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। ऐसे मामलों में यह मान लेना कि किसी एक तकनीकी समस्या के कारण पूरे देश के सभी पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है, सही नहीं होगा। वास्तविक स्थिति व्यक्ति के रिकॉर्ड और संबंधित विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए यदि किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण स्वीकार नहीं हो रहा है, तो उसे संबंधित सेवा केंद्र, बैंक या ईपीएफओ की आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से समस्या का समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए और आवश्यक होने पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए तकनीकी व्यवस्था को सरल बनाना आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है, लेकिन तकनीक तभी सफल मानी जाएगी जब वो सामान्य नागरिक के लिए भी आसानी से इस्तेमाल हो सके। 70, 80 या उससे अधिक उम्र के पेंशनर से ऐसी डिजिटल प्रक्रिया की अपेक्षा करना जो उसके लिए समझना मुश्किल हो, व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए तकनीकी सुधार के साथ साथ मानवीय सहायता, हेल्प डेस्क,
स्थानीय कार्यालयों में मार्गदर्शन और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पेंशन रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, बैंक खाते, आधार विवरण या सेवा संबंधी जानकारी में अंतर होने की स्थिति भी कई मामलों में समस्या पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी पुराने रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग हो सकती है। किसी पुराने दस्तावेज में जन्मतिथि का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड मिलान की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। लेकिन पेंशनर के लिए यह प्रक्रिया तभी आसान होगी जब विभाग स्पष्ट रूप से बताए कि किस दस्तावेज की जरूरत है, कहां जमा करना है और कितने समय में समाधान किया जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति को केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजते रहना किसी भी दृष्टि से उचित व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। यही वजह है कि पेंशनरों की शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। यदि किसी पेंशन भुगतान में तकनीकी कारण से देरी है तो संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा और अनुमानित प्रक्रिया क्या है। इससे अफवाहों पर भी रोक लग सकती है। आज सोशल मीडिया के दौर में सूचना की कमी कई बार गलत खबरों को जन्म देती है। यदि आधिकारिक व्यवस्था समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराए तो पेंशनर और उनके परिवार किसी वायरल संदेश पर निर्भर नहीं रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों की बात करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति सहित विभिन्न पेंशनर संगठनों की भूमिका का उल्लेख भी किया जाता है। इन संगठनों ने अलग अलग समय पर न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा सुविधा जैसे मुद्दे उठाए हैं। संगठनों की मांगों और सरकार के बीच संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन किसी संगठन के कथित बयान, बैठक या आंदोलन की तारीख को सत्यापित किए बिना निश्चित सरकारी निर्णय या अंतिम घोषणा के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। इसलिए किसी भी आंदोलन या संगठन की घोषणा के बारे में जानकारी लेते समय संगठन के आधिकारिक बयान और विश्वसनीय समाचार स्रोत को प्राथमिकता देना चाहिए। पेंशनरों की एक महत्वपूर्ण मांग चिकित्सा सुविधा से भी जुड़ी है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ सकता है और कम पेंशन वाले परिवारों के लिए यह खर्च आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है। इसी कारण कई पेंशनर संगठन बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधा की मांग करते हैं। यह मुद्दा केवल पेंशन राशि तक सीमित नहीं है। वास्तविक सामाजिक सुरक्षा में नियमित आय, स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता और आपातकालीन खर्च से सुरक्षा जैसे कई पहलू शामिल होते हैं। इसलिए पेंशन नीति पर चर्चा करते समय केवल एक आंकड़े के बजाय पूरे सामाजिक सुरक्षा ढांचे को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं उच्च पेंशन से जुड़े मामले की। ईपीएफओ के तहत उच्च वेतन पर पेंशन विकल्प का विषय लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन से संबंधित विकल्प और प्रक्रिया को लेकर ईपीएफओ की ओर से विभिन्न चरणों में दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं सामने आई। लेकिन प्रत्येक कर्मचारी का मामला उसकी सेवा अवधि, योगदान, रिकॉर्ड और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति के मामले को देखकर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वही परिणाम हर कर्मचारी को स्वतः मिलेगा। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में सबसे बड़ी चुनौती पुराने रिकॉर्ड की होती है। कई कर्मचारियों की सेवा कई दशक पुरानी है। जिन संस्थानों में उन्होंने काम किया उनमें से कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ का विलय हो चुका है और कुछ के रिकॉर्ड दूसरे संस्थानों के पास चले गए हैं। ऐसी स्थिति में पुराने वेतन रिकॉर्ड और योगदान संबंधी दस्तावेज जुटाना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि पेंशनर संगठनों की ओर से रिकॉर्ड सत्यापन और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठती रही है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो विभागीय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर समाधान की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक है। कुछ पेंशनर यह भी बताते हैं कि उच्च पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में उन्हें अतिरिक्त राशि जमा करने या मांग पत्र के अनुसार भुगतान करने की स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राशि का भुगतान केवल आधिकारिक मांग पत्र, विभागीय पोर्टल या प्रमाणित माध्यम के आधार पर ही किया जाए। किसी व्यक्ति, एजेंट या सोशल मीडिया संदेश के आधार पर पैसा भेजना जोखिमपूर्ण हो सकता है। पेंशनर और कर्मचारी अपने भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सुरक्षित रखें और हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। इसी संदर्भ में यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएफओ का फंड और पेंशन व्यवस्था एक जटिल वित्तीय ढांचे के तहत संचालित होती है। सोशल मीडिया पर कई बार यह दावा किया जाता है कि ईपीएफओ ने शेयर बाजार में निवेश करके बहुत बड़ा लाभ कमाया और उस लाभ को सीधे पेंशन बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईपीएफओ के निवेश
ब्याज और पेंशन फंड की वित्तीय संरचना को एक ही खाते की तरह देखना सही नहीं है। अलग अलग फंड, नियम, निवेश सीमा और दायित्व होते हैं। इसलिए किसी निवेश से होने वाले लाभ को सीधे न्यूनतम पेंशन में जोड़ देने का निष्कर्ष वित्तीय व्यवस्था को अत्यधिक सरल बना देता है। पेंशन बढ़ाने का निर्णय सरकार, वित्तीय दायित्व और लागू नियमों के व्यापक मूल्यांकन से जुड़ा होता है। इसी तरह यह कहना भी उचित नहीं होगा कि ईपीएफओ के अधिकारी या किसी विभाग के कर्मचारी जानबूझकर पेंशनरों का पैसा रोक रहे हैं, जब तक किसी विशिष्ट मामले में उसके समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज न हो। प्रशासनिक व्यवस्था में कमी, तकनीकी समस्या या प्रक्रिया में देरी की शिकायत अलग विषय है और जानबूझकर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप अलग विषय। जिम्मेदार पत्रकारिता का उद्देश्य समस्या को सामने लाना है, लेकिन किसी व्यक्ति या संस्था पर गंभीर आरोप लगाने से पहले प्रमाण होना जरूरी है। अब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था की चर्चा भी समझना जरूरी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में समय के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बाद कर्मचारियों के बीच ये चर्चा बनी रही कि बाजार आधारित व्यवस्था में सेवानिवृत्ति के बाद आय की निश्चितता कितनी होगी। इसी चिंता के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी चर्चा हुई। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और पूर्वानुमेय पेंशन ढांचा उपलब्ध कराना है, जबकि इसके लिए निर्धारित सेवा और अन्य शर्तें लागू होती हैं। इसलिए किसी भी पेंशन योजना की तुलना करते समय केवल 50% जैसी एक संख्या को देखना पर्याप्त नहीं है। योगदान, सेवा अवधि, पात्रता, परिवार, पेंशन, महंगाई राहत और अन्य शर्तों को भी समझना जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी कर्मचारियों के बीच अलग अलग विचार हैं। कुछ कर्मचारी संगठन पुरानी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित मानते हैं, जबकि सरकार की ओर से वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालीन राजकोषीय दायित्व का मुद्दा सामने रखा जाता है। इस बहस का समाधान राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि आंकड़ों, दीर्घकालीन वित्तीय गणना और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के संतुलन से होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक और स्थिर आय मिले तथा सरकार के लिए यह व्यवस्था लंबे समय तक वित्तीय रूप से टिकाऊ भी रहे। अटल पेंशन योजना भी सामाजिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का एक हिस्सा है। इसमें पात्र नागरिकों को उनके योगदान और नियमों के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद निर्धारित पेंशन मिलती है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो अन्य औपचारिक पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन ईपीएस 95 और अटल पेंशन योजना को एक ही योजना समझना सही नहीं होगा। दोनों की संरचना, पात्रता और योगदान व्यवस्था अलग है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था और ईपीएस 95 की तुलना करते समय भी दोनों प्रणालियों के अलग अलग नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब बात 8वें वेतन आयोग की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन आयोग का विषय हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन पर इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। लेकिन किसी भी संभावित फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या पेंशन की राशि को तब तक अंतिम नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित प्रक्रिया पूरी होकर आधिकारिक सिफारिश और उसके बाद सरकार का निर्णय सामने न आए। सोशल मीडिया पर अलग अलग आंकड़े तेजी से वायरल होते हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसे आंकड़ों को अनुमान या मांग के रूप में देखना चाहिए, अंतिम सरकारी आदेश के रूप में नहीं। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में उनकी स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। जिन लोगों ने अपने कामकाजी जीवन का बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र में बिताया और नियमित योगदान दिया, उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखें। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इसी विषय पर संवाद लगातार चलता रहना चाहिए। न्यूनतम पेंशन की समीक्षा, महंगाई के प्रभाव का मूल्यांकन, चिकित्सा सुविधा और पेंशन फंड की दीर्घकालीन स्थिरता जैसे सभी पहलुओं पर एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो उसका वित्तीय प्रभाव कितना होगा, अतिरिक्त राशि कहां से आएगी, पेंशन फंड की दीर्घकालीन स्थिति कैसी रहेगी और भविष्य में नए पेंशनरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों का वित्तीय अध्ययन आवश्यक होगा। इसी तरह यदि महंगाई राहत जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके लिए स्थायी वित्तीय स्रोत की जरूरत होगी। इसलिए पेंशनरों की मांग को केवल एक राशि तक सीमित करके देखने के बजाय एक दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा मॉडल के रूप में देखना अधिक उपयोगी होगा।
पेंशनरों के हित में एक और सुधार डिजिटल प्रक्रिया को आसान बनाना हो सकता है। यदि किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण किसी तकनीकी कारण से सत्यापित नहीं होता, तो उसके पास तुरंत वैकल्पिक सत्यापन का रास्ता होना चाहिए। यदि बैंक और ईपीएफओ रिकॉर्ड में अंतर है, तो पेंशनर को स्पष्ट सूचना मिलनी चाहिए। यदि दस्तावेज पुराने हैं, तो विभाग को उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन में सहयोग करना चाहिए। और यदि भुगतान रोकना आवश्यक हो, तो संबंधित व्यक्ति को समय पर कारण और समाधान की प्रक्रिया बताई जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था से पेंशनरों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। आज डिजिटल भारत का लक्ष्य केवल कंप्यूटर और सर्वर लगाना नहीं है। डिजिटल व्यवस्था का असली उद्देश्य नागरिक को सरल, तेज और पारदर्शी सेवा देना है। खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनरों के मामले में तकनीक के साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी है। कोई भी सिस्टम तभी सफल माना जाएगा जब 80 वर्ष का व्यक्ति भी बिना अनावश्यक परेशानी के अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई बार ये संदेश फैलते हैं कि किसी निश्चित तारीख को सभी पेंशनरों के खाते में बड़ी राशि आने वाली है, 3 महीने का बकाया एक साथ मिलेगा, या सरकार ने नई न्यूनतम पेंशन मंजूर कर दी है। ऐसे संदेशों को देखकर पेंशनर तुरंत भरोसा न करें। यदि किसी नई पेंशन राशि, महंगाई राहत या एरियर की घोषणा होती है, तो उसका आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या विभागीय सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। केवल वीडियो, पोस्ट, व्हाट्सएप संदेश या वायरल तस्वीर किसी सरकारी निर्णय का प्रमाण नहीं होती। इसी तरह किसी पेंशनर से ओटीपी, बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या अन्य संवेदनशील जानकारी मांगने वाले लोगों से भी सावधान रहना जरूरी है। पेंशन से संबंधित समस्या के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग बुजुर्गों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए। सरकारी प्रक्रिया के नाम पर यदि कोई भुगतान मांगता है, तो पहले उसकी आधिकारिकता की जांच करनी चाहिए। जहां तक आंदोलनों की बात है, कर्मचारी और पेंशनर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। धरना, ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। लेकिन किसी भी आंदोलन की वास्तविक तारीख, स्थान और स्वरूप की पुष्टि संबंधित संगठन के आधिकारिक बयान से ही की जानी चाहिए। किसी वायरल वीडियो में बताए गए कथित अल्टीमेटम को सरकारी आदेश या अंतिम निर्णय समझना उचित नहीं है। पेंशनरों की आवाज को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका प्रमाणित जानकारी, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संवाद और स्पष्ट मांगे हैं। यदि किसी पेंशनर को व्यक्तिगत भुगतान की समस्या है, तो उसका दस्तावेजी रिकॉर्ड बनाना चाहिए। यदि कई लोगों को समान समस्या है, तो संगठन के माध्यम से सामूहिक रूप से शिकायत रखी जा सकती है। यदि किसी सरकारी प्रक्रिया में देरी है, तो उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है। इससे समस्या केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रहती, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। आज देश में करोड़ों लोग अपनी सेवानिवृत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वर्तमान कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित हो, और वर्तमान पेंशनर चाहते हैं कि उन्हें महंगाई के अनुरूप सम्मानजनक जीवन जीने लायक आय मिले। इसलिए पेंशन व्यवस्था पर होने वाली बहस को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे ले जाकर सामाजिक सुरक्षा की व्यापक चर्चा बनाना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम आय वाले बुजुर्गों पर महंगाई का असर अधिक पड़ता है। यदि मासिक आय सीमित हो और चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ता जाए, तो छोटी सी कीमत वृद्धि भी परिवार के बजट को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भविष्य की नीति बनाते समय महंगाई, औसत जीवन प्रत्याशा, चिकित्सा खर्च और पेंशनरों की वास्तविक आय को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार के सामने भी चुनौती आसान नहीं है। किसी भी पेंशन में बड़ी वृद्धि का सीधा असर लंबे समय तक सरकारी वित्तीय दायित्व पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को यदि पेंशन बढ़ानी है, तो उसका स्थायी वित्तीय मॉडल भी तैयार करना होगा। दूसरी तरफ पेंशनरों की वास्तविक कठिनाइयों को केवल वित्तीय बोझ कहकर नजरअंदाज करना भी समाधान नहीं है। एक संतुलित मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें पेंशनर को सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा मिले और व्यवस्था भविष्य में भी आर्थिक रूप से टिकाऊ बनी रहे। यही कारण है कि ईपीएस 95 को लेकर आने वाले समय में 3 मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला, न्यूनतम पेंशन और महंगाई के बीच संतुलन। दूसरा, पात्र पेंशनरों के लिए चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। तीसरा, डिजिटल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल तथा पारदर्शी बनाना। इन तीनों क्षेत्रों में सुधार से पेंशनरों की वास्तविक परेशानी कम की जा सकती है। उच्च पेंशन के मामले में भी
पारदर्शिता बेहद जरूरी है। जिन कर्मचारियों ने पात्रता के अनुसार उच्च पेंशन का विकल्प चुना है, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति, योगदान की गणना और पेंशन निर्धारण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। यदि किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो कारण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और यदि भुगतान या पेंशन निर्धारण में देरी होती है तो उसके समाधान की स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि पेंशनरों को केवल सोशल मीडिया पर निर्भर न रहना पड़े। सरकारी विभागों को नियमित रूप से सरल भाषा में अपडेट जारी करने चाहिए। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना बहुत उपयोगी होगा। इससे अफवाहें कम होंगी और लोगों को अपने अधिकार तथा जिम्मेदारियां समझने में मदद मिलेगी। आज की इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी मांगें वास्तविक सामाजिक चिंता का विषय हैं, लेकिन हर वायरल दावा वास्तविक सरकारी फैसला नहीं होता। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही हो सकती है, लेकिन मांग और मंजूरी के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। इसी प्रकार किसी कथित 48 घंटे के अल्टीमेटम, किसी निश्चित तारीख पर पेंशन भुगतान, किसी नए एरियर या किसी नए सरकारी नोटिफिकेशन की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज से ही की जानी चाहिए। पेंशनर भाइयों और बहनों के लिए एक और जरूरी बात है, यदि आपकी पेंशन समय पर नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचें। उसके बाद पेंशन भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड देखें। यदि जीवन प्रमाण या किसी अन्य सत्यापन की समस्या है तो उसे ठीक कराने का प्रयास करें। यदि नाम या जन्मतिथि में अंतर है तो संबंधित रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया अपनाएं। और यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो उपलब्ध आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यम का उपयोग करें। हर दस्तावेज की कॉपी अपने पास रखें। इससे आपकी शिकायत मजबूत होगी और आगे की प्रक्रिया आसान होगी। देश के बुजुर्गों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाया है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों, कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों, छोटे बड़े निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों या अन्य संगठित क्षेत्र के कामगार, उनकी मेहनत ने देश के विकास में योगदान दिया है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन की मांग को केवल आर्थिक मांग के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। आने वाले समय में सरकार, ईपीएफओ, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों के बीच संवाद जितना अधिक पारदर्शी होगा, समाधान की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। पेंशनरों को भी अपने अधिकारों की जानकारी प्रमाणित स्रोतों से लेनी चाहिए और किसी भी भ्रामक दावे को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करनी चाहिए। इससे उनकी आवाज कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगी, क्योंकि प्रमाणित जानकारी के आधार पर उठाई गई मांग को नजरअंदाज करना किसी भी व्यवस्था के लिए आसान नहीं होता। आज की इस रिपोर्ट में हमने पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण, डिजिटल सत्यापन, उच्च पेंशन, न्यूनतम पेंशन की मांग, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा, पुरानी पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को एक साथ समझने की कोशिश की है। इन सभी मुद्दों का सीधा संबंध देश के वर्तमान कर्मचारियों और भविष्य के पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा से है। इसलिए इन विषयों पर चर्चा जारी रहनी चाहिए, लेकिन चर्चा तथ्यों और आधिकारिक जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला केवल सोशल मीडिया पोस्ट से लागू नहीं होता। इसके लिए आधिकारिक आदेश और सक्षम प्राधिकरण की घोषणा आवश्यक होती है। इसलिए जब भी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई राहत, एरियर, उच्च पेंशन या किसी नई योजना को लेकर कोई बड़ा दावा सामने आए तो उसके साथ मौजूद आधिकारिक दस्तावेज को जरूर देखें। इससे आप खुद भी सही और गलत जानकारी के बीच अंतर कर पाएंगे और किसी अन्य पेंशनर को भी गलत सूचना से बचा सकेंगे। भारत सेतु न्यूज का उद्देश्य इस पूरे विषय को सनसनी के बजाय स्पष्टता के साथ आपके सामने रखना है। पेंशनरों की समस्याओं को सामने लाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये जिम्मेदारी भी है कि किसी अपुष्ट सूचना को सरकारी फैसला बनाकर प्रस्तुत न किया जाए। यदि किसी पेंशनर को भुगतान में वास्तविक समस्या है तो उसकी समस्या की गंभीरता कम नहीं होती, बल्कि उसे प्रमाण और उचित प्रक्रिया के साथ सामने लाना और भी जरूरी हो जाता है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर आज सम्मानजनक जीवन, बेहतर आर्थिक सुरक्षा और सरल प्रशासनिक व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग हो, महंगाई राहत की मांग हो, चिकित्सा सुविधा की मांग हो या उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग हो, इन सभी मुद्दों पर नीति निर्माण करते समय वास्तविक पेंशनरों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कसौटी होती है। इसलिए आने वाले दिनों में पेंशन से जुड़ी किसी भी बड़ी घोषणा, सरकारी आदेश, संसद में दिए गए आधिकारिक जवाब, ईपीएफओ की महत्वपूर्ण सूचना या पेंशन नियमों में बदलाव की प्रमाणित जानकारी सामने आती है तो उसे समझना और सही तरीके से आप तक पहुंचाना सबसे जरूरी रहेगा। किसी भी वायरल दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि करना हमारी और आपकी साझा जिम्मेदारी है। और आखिर में उन सभी पेंशनरों और कर्मचारियों से यही कहना है कि अपनी समस्याओं को दर्ज कराइए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, आधिकारिक माध्यमों का उपयोग कीजिए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बैंक या व्यक्तिगत जानकारी मत दीजिए। अधिकारों की मांग मजबूती से रखिए, लेकिन जानकारी के आधार पर, क्योंकि जब आवाज के साथ तथ्य जुड़ते हैं तब मांग और अधिक प्रभावी बनती है। आप सभी बुजुर्ग पेंशनरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए भारत सेतु न्यूज आगे भी पेंशन, ईपीएफओ, कर्मचारी हित और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता रहेगा। इस रिपोर्ट में बताई गई किसी भी राशि, तारीख या सरकारी निर्णय को अंतिम मानने से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। यही सावधानी आपको अफवाहों और फर्जी दावों से बचाएगी। अगर आपको ऐसी प्रमाणित और जिम्मेदार जानकारी उपयोगी लगती है तो भारत सेतु न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे उन पेंशनरों तक साझा कर सकते हैं जिन्हें पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी की जरूरत है। आपका समर्थन हमें बिना अनावश्यक सनसनी और बिना भ्रामक दावों के महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने रखने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत।